हाय एवरीवन, वेलकम बैक एन माय यूट्यूब चैनल। तो आज चलिए चलते हैं, इसका अगले वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंडियन और साउथ मैरिज भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर झेंग आता है और हमें ये दिखाया जाता है झेंग के साथ जो भी मामला था वो निपटाने के बाद ये लोग घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर को साउथ से कुछ ज्यादा ही सीरियस वाला प्यार हो रहा था और उसे गिल्टी भी फील हो रहा होता है कि जिस तरह से इसने रिश्ता स्टार्ट किया था वो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और हमें ये दिखाया और साउथ दोनों ही आइसक्रीम टेस्ट कर रहे होते हैं और तभी शिनन शाओतोंग को बोलता है मुझे वो खाना है। तभी वो उसे खिलाती है, उससे पहले वो उसको किस करके बोलता है अच्छा। फिर शाओतोंग स्माइल करती है और उसके बाद शाओतोंग अचानक दिखती है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिक करंट लगने वाला पट्टा। उसके बाद बोलती है हनी मुझे थोड़ा काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलती। और अचानक से वहाँ से चली जाती है। देख रहा था पहले कुछ था उसका, बस फाइनल इतना खुश होने लगा। तो लाइफ में ऐसी बंदी मिली है जो उसके बॉस को खुशियाँ दे सकती है, जो हमेशा वो डिजर्व करता था। अचानक से बीच बीच में गायब हो जाना उसके लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने बॉस के लिए फिक्र हो रहा होता है, ये इसके बॉस को धोखा ना दे। इसी बात की वजह से वो बोलता है बॉस मुझे लगता है आपको आपकी वाइफ को इस तरह से छोड़ना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रही है। ये सुनने के बाद वो बोलता है मुझे भी थोड़ा डाउट, मुझे ये तो देखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओतोंग एक मार्ट पे जाती, वहाँ पर जाने के बाद वो उस सेक्शन पे जाती है। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उसे कुछ भी करके नैन के गले पे जो पट्टा था उसको असेंबल करना, नॉर्मली उसको डिसेंबल करना है। और हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग भी उसके पीछे पीछे गए। यहाँ पर जो भी वो चीजें पकड़ रही थी वो देखने के बाद शॉप लेडी आके बोलते कि आपको कैसा चाहिए मुझे बता सकती हूँ। तभी वो क्या बोलते कि उसके हस्बैंड के गले में आए तो उसको निकालना है, इसीलिए वो बोलते हैं एक्चुअली मुझे कुछ और काम के लिए चाहिए। लेडी गलत समझ लेती है, उतने ऐसा लगता है कि उसको रोमांस करने के लिए कुछ ज्यादा वाइल्ड चीजें चाहिए, इसीलिए उससे बोलने लगती है कि तुम ये भी ले सकती हो ये भी ले सकती हो, रिमोट कंट्रोल है और इसमें पट्टा भी है। कुछ सुनने के बाद वो थोड़ा एम्बेरस होती है, फिर सोचती है नहीं मुझे अपने हस्बैंड के लिए तो करना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलती है एक्चुअली अभी मुझे इसकी जरूरत है नहीं। और तभी वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम शर्माओ मत, क्या तुम अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं हो जो तुम ये सारी चीजें इस्तेमाल करने की ट्राई कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ अलग एक्सपीरियंस के लिए? मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। वो बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन तभी वो उस डिब्बे को ऐसे उठाती है तो वो देखती है कि शिनन तो पीछे खड़ा था। वो डरती है और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के बोलते है कि किसने बोला मैं अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है और वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आप क्या बाहर से आई हुई चीजें दिखा रहे हो, जो मेरे हस्बैंड के अंदर कैपेबिलिटी हो किसी के सामने नहीं। के बाद वो बोलते कि वाह तुम्हारा हस्बैंड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है, करूंगी मैं एक दिन मैं अपने हस्बैंड को भी तुम्हारे हस्बैंड के पास लाऊंगी ताकि वो भी कुछ टेक्निक सुन के शायद को काफी एम्बैरेसिंग लगता है। और तभी वो बोलते हैं नहीं नहीं क्यों नहीं, आप लेके जरूर आना, मेरे हस्बैंड के सारे स्किल मैं आपके हस्बैंड आने के लिए बोल दूंगी। वहाँ पर शिनयान आता है और वो बोलता है उसे बोलते है कि हनी तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। तभी वो बोलता है अब अगर यहाँ पर तुम 2 सेकंड और रही तो तुम मेरे बारे में बहुत कुछ बोलोगे, ये हो सकता है तो मुझे भेज दो क्योंकि तुम फिजिकल तो कुछ भी कर सकती हो। तो बेबी चलो घर पे चलते हैं। और उसके बाद वो उसे रूम में लेके जाता है, बेड पे सुलाता है और उसके बाद वो उसे किस करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है साव तो मुझसे बोलती है हनी क्या कर रहे हो। वो बोलता है मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अचानक वहाँ पर दोनों ही देखते हैं कि कारपेट पर तो फुटप्रिंट था। और उसके बाद दोनों रुकते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, के बाद वो दोनों उठते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओतोंग उस फुटप्रिंट को पता करके बोलती है कि पक्का यहाँ पर कोई मैन आया है क्योंकि फुटप्रिंट से पता चलता है। बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलती है मेरे पास इतनी नॉलेज है। वो बोलता है एक्चुअली लिंग हो सकता है उसके लोगों ने भेजा होगा। तभी वो बोलती है तुम शॉक में नहीं? वो बोलता है मैं शॉक में क्यों होगा क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल है, कुछ सालों से वो लोग मेरे के अंदर वॉशरूम के अलावा हर जगह भी रखे हुए हैं तो ये उनके लिए। के बाद वो बोलती है नहीं तुम्हारे लिए मामूली होगा लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने लास्ट टाइम उसका काम नहीं किया तो अब पक्का वो मेरे आसपास के लोगों को जाने या फिर हर्ट करने की ट्राई करेगा। तो फिर बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें मेरे आसपास ही रहना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जाने। के बाद वो बोलती है ठीक है। उसका ये प्रॉमिस थोड़ा खतरनाक था क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था उसको इस तरह से इसके पास रहना होगा। खाने को बोलती है तो इतना सारा खाना लिया जाता है, कुछ गेम्स की बोलती है तो उसके सामने रखा जाता है, मतलब जो भी वो फरमाइशें की जा रही थी कुछ उसके आंखों के सामने रखा जा रहा है। शाओतों को परेशानी होने लगती है क्योंकि शाओतों को कभी किसी ने रोका टोका नहीं था, कभी भी उसको किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया गया था। इसी बात की वजह से अब वो वॉशरूम जाने के लिए बोलती है ताकि उसे यहाँ से एस्केप करने का मौका मिले। इसके बाद वो बाहर निकलती है तो ये एक्सपेक्टेड लिएंग वहाँ पर अपने लोगों के साथ आया हुआ था। और हमें दिखाया जाता है लिएंग जो था वो बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था और तुमने बहुत ही कर दिया। जब वो मना करती है तो कंट्रोल दिखा के अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया या फिर यहाँ से भागने के बारे में सोचा भूल जाओ कि कल का सूरज भी देख पाएगा क्योंकि गले में जो पट्टा है उसके इलेक्ट्रिक करंट उसके नॉब्स और उसके दिल तक पहुंचते हैं। और ये सुनने के बाद
वो थोड़ा घबराती है और उसके बाद वो बोलती है मैं अकेले जा सकती हूँ, तुम लोगों को पकड़ने की कोई जरूरत। के बाद हमें दिखाया जाता है पैरेलली जहाँ पर लिली वो बोलती है अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मेरे पापा तुम्हें मार डालेंगे। वो बोलता है मुझे तुम्हारे अभी डर नहीं लगता था अभी कि मेरे पापा इस बार बहुत सीरियस, जिस काम के लिए तुम्हें इतने सालों से ट्रेन किया हुआ था तुमने वो काम तो नहीं किया। अब ऐसा लगता है कि उस लड़के के आने के बाद तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया, तो सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है आ गई तो तुम्हारे लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। सुनने के बाद ओ बाप पर बेटी हमेशा मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर, तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम्हारे बाप ने मुझे बचाया जरूर, मुझसे बहुत कुछ लिया हुआ है तो अब मुझे तुम लोगों ने बिल्कुल भी जस्ट लीव मी अलोन। और तभी वो बोलती है तुम्हें पता है अगर तुम अभी मेरी बातें नहीं मानोगी तो तुमकी जान खतरे में है, तो पता है क्या करना है आगे। ये सुनने के बाद वो बोल तुम लोगों के किसी भी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती है क्यों, तभी वो बोलता है क्योंकि अभी मुझे जीने की तमन्ना है, मैं साउथों से नहीं मिला था, मुझे अपने लाइफ का असली अहमियत पता ही नहीं, मेरी फैमिली ने मेरे साथ कुछ गलत किया हो, लेकिन मतलब ये नहीं कि मैं इस चक्कर में सब कुछ बर्बाद करके बैठूं, बिल्कुल भी मुझे भी खराब नहीं करने वाला, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ बनानी है, तब तुम लोग ऐसी हरकतों के ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं आनी। तभी वो भी नहीं डरती, वो बोलता है नहीं और तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि मुझे तुम्हें हॉस्टेज बनाना है बोलकर और उससे बेहोश कर देता है और उसके बाद लिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है साउथोंग को लियांग और उसके गैंग के साथ होती है और साउथोंग को वो फोटो दिखाया जा रहा होता है जो एक्चुअल में शाओ फैमिली का था और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शाओ यान और उसके वहाँ पर फेनी को भी दिखाया जाता है और उसके बाद ये देखकर तो शौक में कि बिल्कुल उसके हस्बैंड की तरह और उसकी तरह देखने वाले कोई और लोग एग्जिस्ट करते थे। और उसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं ने तुमसे साथ शादी सिर्फ तुम्हारी शक्ल की वजह से किया था क्योंकि तुम उसकी बड़े भाई की बीवी की तरह दिखती थी, उससे रिवेंज चाहिए था अपनी फैमिली वालों से, तुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम जो अभी उड़ रहे हो हवा में उसके साथ शादी करने के बाद वो इसके लायक के बाद वो बोलती है क्या, तभी वो लोग बोलते हैं हमारा बस इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि तुम कुछ चीजों में टैलेंटेड थी, काम आ सकती थी। और उसके बाद वो याद करती है किस तरह से उसने बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ रिवेंज लेना है, अपने में कुछ ऐसी उल्टी सीधी बेकी बेकी बातें तो याद करती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो साउथोंग थी को वो लोग बोलने लगते हैं कि उसने कभी भी किसी को दिल से नहीं लिया, वो बचपन से बहुत ज्यादा रिबेलियस टाइप का इंसान है, तो तुम उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। बात वो बोलती है तो आप लोगों का क्या उसके साथ, तभी वो लोग बोलने लगते हैं कि हमने बचपन से लेकर आज तक उसको इतना पाला उसके बड़ा किया फिर भी हमारी बातें कंप्लीट नहीं कर पा रहा, साफ फैमिली से डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए हम कितनी बार बोल रहे लेकिन वो मान नहीं रहा, अब वो हमारे किसी काम का नहीं लेकिन तुम हमारे काम आ सकती हो। साउथ हम बोलते हैं कैसे, और तभी वो लोग बोलते हैं जो फाइल वो हमें लेके देने वाला था तुम शॉ फैमिली पे जाके हमारे लिए लेके आओ। वो बोलती है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, लिएंग बोलता है हमारा कोई ऐसे सोशल स्टेटस नहीं है, तुम्हें हमेशा से किया गया है और तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, तो अगर तुम वो करके आओगे तो मैं तुम्हें अपने फैमिली की बेटी का दर्जा दूंगा और उनकी फैमिली की बेटी होने का मतलब तुम्हें पता नहीं तुम किस स्टेटस में रहोगे। वो बोलते ऐसी बातें तो मैं मना करता हूँ, वो बोलता है तुम्हें कुछ भी करके वो इन्फॉर्मेशन लेके देना पड़ेगा। तभी दूसरा बंदा ये बोलने लगता है कि हमने बचपन से लेकर आज तक इतना कुछ किया लेकिन फिर भी हम उन लोगों को रोक नहीं पाए। तभी शाहतुंग बोलती है एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो उसको आप लोगों ने बचपन से बड़ा किया हुआ है, तो किस केस में ट्विंस हुए थे ना और ट्विंस बच्चों के साथ। और तभी एक बोल देता है कि हमने उसे चुराया था और तभी वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते, दूसरे अंकल उसे रोक लेते हैं और तभी साउथोंग को वो लोग बोलने लगते हैं कि यार इसके पास इतना पावर ही कहा जो ये कुछ कर पाएगी साथ जाने की। तो बाद वो लोग बोलने लगते हैं हाँ हमने उसे क्यों, तभी वो लोग बोलने लगते हैं क्योंकि हमें इलीगली उस कंपनी के सारे स्मगल करना था। दरअसल शिनहन और शाओयान के पापा के साथ ये लोग सब बिजनेस पार्टनर्स थे और कंपनी के 51% शेयर्स के मालिक तो शिनहन के पापा थे, बाकी ये 4 अंकल थे जिनमें से लिएंग भी था। एक टाइम पे वो लोग इलीगली शाओयान के पापा को ना बताते हुए वो कुछ इलीगली कर रहे थे जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, बात की वजह से वो उन्हें रोकना, लेकिन उन्हें कभी आइडिया था ही नहीं कि उनका एक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बात की वजह से जब उनका बेटा हुआ था तो एक बच्चे को चुरा लिए थे, बाद में उन्हें आइडिया लगा कि 2 बच्चे हुए लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और एक बच्चे को वो लोग उनके फैमिली के एजेंसी इस्तेमाल करके बदला ले रहे थे बस, बाकी कुछ। और ये सुन के तो शाहतुंग शौक में, मुझे तो लगा था आप लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ है लेकिन आप तो काफी समझदार निकले, आप लोगों ने उस फैमिली से बदला लेने के लिए इतना कुछ। अंकल बोलने लगते हैं हाँ क्योंकि वो लोग इसी लोगों ने हमें मना किया, उन लोगों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है तो इतना तो करना था, लेकिन सीनियर किसी काम का रहा ही नहीं, अब तो हमारी बात ही नहीं सुनता, किस
किसी काम का नहीं, तुम्हारे पास और तभी शाओ तुम बोलती है आप लोग कमाल की हो, आप लोगों ने उस फैमिली का एक बेटा चुराया, उसके बाद उसको बचपन से लेकर आज तक ब्रेन वॉश किया और उसको इतना टॉक्सिक माहौल बना दिया। उसको ऐसा लगा कि उसकी माँ ने उसे किया हुआ है, लेकिन रियलिटी ये थी कि उसकी माँ को पता ही नहीं कि उनका एक और बेटा। बोलते हैं अभी हमें दिखाया जाता है कले बोलने लगते हैं कि क्योंकि हमें उस फैमिली को तोड़ना था और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते, तो हमने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं। अब बताओ तुम हमारा काम करने के लिए तैयार हो या? अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ये सब सुनने के बाद लोग बोलने लगते हैं क्या तुम तैयार हो हमारे काम करने के लिए? और तभी साओ तुम बोलते हो तुम लोगों ने जो किया है वो इंसानियत से घटिया चीज है, तुम्हें भी ये हक नहीं था एक माँ से एक बच्चे को छीनने का और उसका ब्रेन वॉश करने का। वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें चूहे की तरह मसल सकते हैं। वो बोलते हैं हर किसने तभी वहाँ पर आता लिली को होस्टेस बना के लेके आया था, तो लिली को होस्टेस बना के लेके आया हुआ था और उसके बाद वो बोलता है मैं आज तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा एरा खत्म हो गया, अब कंपनी मुझे हैंड ओवर। किंग बोलने लगता है मेरा पालतू कुत्ता अब मेरे सामने भौंक रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है सब कुछ बोलने की, मेरी बेटी को तुम हर्ट करो, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूं, लेकिन अभी मैंने सोचा नई तरीके से जीऊंगा, इसी बात की वजह से तुम लोग बचे हुए हैं वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो ये बोलने लगता है कि अब मुझे कंपनी हैंड ओवर करो, तुम में से कोई भी जीने के लायक नहीं। तभी लियांग बोलता है भूल गए तुम किस कंट्रोल में हो, और उसके बाद वो रिमोट कंट्रोल दबा देता है, चिल्लाने लगता है और उसके बाद वो बोलता है ओह मैं तो बताना ही भूल गया। उसके बाद उस पट्टी को वो खोलकर फेंक, दरअसल साओ तोंग ने उसको जिसे सिंबल किया हुआ था उसको तोड़ दिया। उसके बाद वो बोलता है इतने सालों से मुझे पिट की तरह इस्तेमाल किया, मेरी फीलिंग्स मैं क्या चाहता हूँ वो नहीं, हमेशा मेरे आंखों के सामने एक भ्रम को रखा तुमने और मुझे अपने ही माँ बाप से और मुझे अपने ही फैमिली को हेट करने पे मजबूर किया, और अभी भी लग रहा है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगे, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उससे बोलते हैं एग्जैक्टली इंसान जीने के लायक नहीं, लेकिन तभी जो शाओ तुम थी वो बोलते अभी इसको पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बात पुलिस को हैंड ओवर करने की मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी शिनयान बोलता है मैं अब सब कुछ अपने ऊपर करने वाला हूँ, अपने कंपनी के चेयरपर्सन से डिसोन करवाऊंगा। और उसके बाद वो उसके हाथ पे चाकू घुसाई देता है और उसके बाद बोलता है इतने साल मुझे जो तुमने टॉर्चर किया हर जना तो तुम्हें एक एक करके भुगतना पड़ेगा। और वो बोलता है मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए माफ नहीं करने वाला। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वो रोक के बोलता है मुझे काम करने के बारे में सोच रही मत, क्योंकि साउथ की दादी माँ हॉस्पिटल में बीमार है ना, इतने साल से कोमा में। सामने उसका बंदा आके वीडियो प्ले करता है जहाँ पाइपलाइन था उसको काटने के लिए चाकू रेडी पड़ा हुआ था। और उसके बाद वो बोलता है मुझे पता था तुम किसी न किसी दिन ओवर स्मार्ट होने की ट्राई जरूर करोगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी सोच के रखा। शाह तुम बोलते है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी दादी माँ को हार्म करने के बारे में सोचा। और तभी वो बोलता है दादी माँ मर सकता, एक काम करो अपने आप को स्टॉप करो या फिर इसी से स्टेप हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई तो आई है ना जो तुमसे इतना प्यार करती है, या फिर तुम उससे किल करने लगे हो, तो एक बार हाथों ही मरोगे ना तो बेटर है। शिनयान कुछ सोचे मगर बोलता है मुझे स्टॉप करो। शाह तुम मना करती है तभी वो बोलती मेरी जिम्मेदारी थी तुम्हें तुम्हारी दादी माँ को प्रोटेक्ट करने का, मैं नहीं कर पाया, मैं डिजर्व करता हूँ पनिशमेंट, प्लीज वाइफी मुझे मना कर रही होती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है आप पहुँचता है एक और कैरेक्टर, ऑब्वियसली कोई और नहीं बल्कि शाओयान और फे दोनों ही अंदर आते हैं। और ये माहौल इतना खतरनाक था कि सब लोग ये देख के शॉक में आ गए। बोलता है हिम्मत कैसे मेरे फैमिली को हार्म करने की, तुम मेरे भाई को हर्ट करोगे, मेरे भाई के आसपास के लोगों को हर्ट करोगे। इसके बाद लियांग तो शॉक में, सब लोग का असिस्टेंट सोच रहा था ये दोनों तो बिल्कुल एक ही जैसे दिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का फोटो कॉपी। और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग को शाओयान बोलता है तुमने जो मेरे डैड के साथ किया था वो अलग था और अब तुम इतनी हिम्मत हुई तुम्हारी। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओयान था वो शिनयान वो बोलता है कैसे हो भाई। और तभी वहाँ पर नहीं बोलती है तो गो डोंट वरी तुम्हारी दादी माँ ठीक है। एक्चुअली वो एक सर्जन उसने पहली बार उनको देखा हुआ था हॉस्पिटल में पैसेंट हिस्ट्री में, तो उनके लिए बुरा लगा क्योंकि इतने टाइम से कोमा में को नहीं देखा था, वरना उसके बारे में सब कुछ पता था। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसी बात की वजह से उसने स्पेशली बोलकर प्लान अलग करवाया था। और अभी दादी माँ बेटर हो रही थी और अभी तो आंखें भी खोल चुकी थी। और वो बोलती है मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम मेरी पिछड़ी हुई बहन, बहुत खुश होती हो, थैंक यू बोलती है। और मैडम बोलती है तो बोलती है तुम मेरी बहन जैसी, तो मुझे मैडम मत बोलो, मेरे देवर के साथ शादी की है तो अब हम फैमिली में। और तभी शाओयान बोलता है राइट हम फैमिली मेंबर है, कैसे हो भाई। और तभी शिनयान कुछ बोले नहीं पाता बोलता है मतलब शाओयान बोलता है हाँ तुम उस बैंक्वेट में आए थे, मॉम को आइडिया लगा, मैंने बाद में सीसीटीवी कैमरे से देखा तो मुझे आइडिया लग गया कि तुम मॉम का जो भ्रम था इतने सालों से कि उनके पास नहीं है वो टूट गया था। उनको कभी कभी लगता था कि शायद वो कहीं जिंदा, बस चाहती थी कि मैं कुछ भी करके तुम्हें वापस घर लेके आऊँ। इसी बात की वजह से हमने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो लियांग की सारी काली करतूती के बारे में हमें पता सुनने के बाद वो शॉक में। और इसके बाद बोलता है इसका मतलब मैं वहाँ तुम बन के गया था और मैं तुमको लेके गया था उसके बारे
बारे में भी तुम लोगों को पता था? वो बोलता है हमें पता था कि तुम हमारी फैमिली के खून हो, तो तुम कुछ गलत नहीं कर सकते थे। इसी बात की वजह से हम इतना जानते थे तुम वहाँ पर किसी को हार्म नहीं करोगे, बस तुम्हारे मन में एक भ्रम बैठाया गया था, वही हुआ। तुम अपने को कभी भी गिल्टी मत मानना। बोलती है हाँ, तुम कभी भी अपने आप को गलत मत समझना, क्योंकि तुम कभी गलत नहीं थे। सामने जो सच बोल के रखा जाता है उसी को सच मानता है। बच्चे तो हमने हर बार हुआ है, तो ये कभी भी गलत नहीं थे। और उस दिन मैंने तुम्हें टेस्ट किया था, वो सब कुछ बोलकर मुझे था तुम कुछ नहीं करोगे, और तभी ये सुन के उसे काफी बुरा। के बाद हमें दिखाया जाता है तुम और शिनयान को शाओयान बोलता है तुम लोग कभी भी चाहो मेरे घर आओ। वो बोलता है तुम लोग कभी भी चाहो घर आ सकते हो, मम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो बोलता है ठीक है, देखता हूँ कभी अगर चांस मिले तो, क्योंकि उसको इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी उस घर में। वो तभी हमें दिखाया जाता है शिनयान और शाओयान दोनों में ये बात में जंग चढ़ी हुई थी कि उन दोनों में से किसकी बीवी ज्यादा बेटर है, मतलब दोनों को ही काफी अच्छा ट्रेनिंग मिला। शाओतोंग हंसने लगता है। हमें अब दिखाया जाता है शाओतोंग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। उनके जाने के बाद उसे बोलते कि फाइनल तुम्हारी लाइफ में सब कुछ से किस करके बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में थी, इस बात की वजह सब सही हो पाया, वरना ऐसा हो सकता था कि आधा भी ना रहता, या फिर आज भी मैं वही अकल का अंधा बनता। ये सुनने के बाद वो हंसती है और बोलती है ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम तो काफी प्यारी हो। तुम बोलती है ओ छोड़ो, अभी मुझे दादी माँ से मिलने के लिए जाना है। दादी माँ इतने सालों के बाद आंखें खुली है, और ये सुनने का तो घर में उनका जमाई हूँ, तो मुझे भी जाना है, तो चलो चलो वाइफी बोलकर वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकली। दादी माँ के साथ उसकी बातें होती है। पहले तो वो छुपाने की ट्राई करती है, लेकिन बड़े गर्व के साथ बोलता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। और ये सुन के दादी माँ खुश और थोड़ी नर्वस थी, तो दोनों को बोलती है दोनों को मेरी ब्लेसिंग हमेशा। के बाद हमें दिखाया जाता है शाओतोंग सीन में एक क्लब पे होती है जहाँ पर वो ड्रिंक कर रही थी नॉर्मली। शाओतोंग को शिनयान बोलता है अब तो सबको तुम इतना क्यों पी रहे हो। बोलती है दादी माँ फाइनली ठीक हो गई, पता है इतने सालों से मेरे दिमाग में एक बर्डन था, दादी माँ को मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं खुद सेलिब्रेट कर रही हूँ। सुनेगा तो बोलता है सेलिब्रेट करने के लिए इतना भी है। शाओतोंग बोलती है एक्चुअली मुझे कुछ और भी ट्राई करना ही है। बोलता है क्या ट्राई। वो बोलती है नहीं मुझे वो मतलब अच्छा रोमांटिक चीजें ट्राई करना है। ये सुनेगा तो शौक में वो बोलता है रोमांटिक चीजें ट्राई करनी है, मैं अपने लाइफ के प्राइम टाइम पर नहीं कर सकती, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे पास इतने पैसे। वो बोलता है तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं बोला जाता वाइफी। और तभी ये बोलने लगते कि क्यों नहीं बोला जाता, हम दोनों मैरिड है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी बेटी बीवी मिली है, और तुम्हें सिर्फ अकेले नहीं सबको ट्राई कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम्हें क्या बोल रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है जो हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, और ऐसी चीज तुम बाहर आके नहीं बोल सकती, तुम बोलने से पहले सोचा तो करो। बोलती है तुम गुस्सा क्यों हो रहे। इसके बाद शाओतोंग बोलती है तुम इतने एम्बैरेस क्यों हो, मुझे तो यहाँ का सबसे महंगा ड्रिंक ट्राई करना है, तुम क्या बोल रहे हो। वो समझ जाता है उसने गलत समझा, और उसके बाद वो बोलता है ठीक है पापा तुम कर लेने। बाद वो उससे पिलाता है और उसे गोदी में लेके घर जाने के बाद वो नहीं देती, हक करती है तब मुझे जाने दो, तभी वो मना करती है और बोलती है मुझे इतना तो पी के आई हो, अब क्या तो बोलती है नहीं आप अगर मैं होश में रहूंगी तो बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सोना है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, इंजॉय हो सकती हूँ, बोल के इतने प्यार से पूछ समझ नहीं पाता। उसके बाद वो किस करती है, वो दोनों एक दूसरे के इंजॉय हो। अगले वाला सीन जहाँ तुम्हें था शाओतोंग से बोलती है तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था ना। ये सुन के उसको शौक होता है तो बात नहीं है, तभी शाओतोंग बोलती है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, तुम काफी नर्वस लग रहे हो। वो बोलता है ऐसी चीजें एक या दो बार में नहीं होती ना, अगर हम ट्राई करते जाएंगे तो बेटर बनता जाएगा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं नर्वस था तो बोलकर। उसके बाद वो उसके साथ एक और बार इंटीमेट होता है और हमें दिखाया जाता है अब कुछ समय बाद जहाँ पर तुम जब आके खोलती है उससे गुड मॉर्निंग बोलता है, और वो बोलता है दादी माँ ठीक है उनके लिए मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया हुआ है, और क्या सोच रहा था कि कंपनी में तुम भी मदद करो, क्योंकि लेंगे जाने के बाद तो एक बहुत बड़ा पोजीशन। तभी वो बोलता है क्या, तभी वो बोलती है मुझे तुमसे, तभी वो बोलता है पर कल रात हम दोनों एक दूसरे के साथ। तभी वो बोलती मेरी दादी माँ ठीक हो गई, लियन को तुमने रास्ते से हटा दिया, तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे हो गए, तो अब क्या हमारा शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था ना, तो लेट्स मूव ऑन। कुछ बोल ही नहीं पाता, पॉज लेता है बहुत बड़ा वाला। उसके बाद वो बोलता है वो तो शौक में वो बोलता है ठीक है तुम चले जाना। उसे काफी बुरा शाओतोंग बाहर की तरफ जाती है, और उसके बाद हमें दिखा जाता है फेनी को कॉल करती है शाओतोंग, और वो बोला था तो कुछ हुआ ही नहीं, और तब पता चलता है फेनी ने उससे आइडिया दिया हुआ था जिस हालातों में इन दोनों की शादी हुई थी ऑब्वियसली नॉर्मल, तो फेनी चाहती थी शाओतोंग को अपने दिल की बात बोले कि उससे कितना प्यार करता है, नॉर्मल कुछ करने के लिए कितना डरता है, वो चेक करना चाहती थी। दोनों इस हालातों में उसने शादी की थी, बेचारी शाओतोंग की क्या गलती, तो शाओतोंग के लिए वो अच्छा ही सोची थी, लेकिन शाओतोंग बोलती है लेकिन उसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगर उसने सच्ची में डिवोर्स दे दिया और मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। तभी
फैनी बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार देखा है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो तुम्हें अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और लड़कों को हमेशा कन्फ्यूज करवाना होता है, लड़कों से एक्सेप्ट करवा कि उनकी लाइफ में तुम्हारी क्या अहमियत है, वरना वो कभी भी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। ये सुन के वो थोड़ी मोटिवेट होती है और ये उम्मीद करने लगती है कि खोने के डर की वजह से शिनन अपने दिल की बातें बताए। सातों अपना सामान का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो आता है और वो बोलता है ये ले तुम्हारे साथ। तुम बोलती है कि बस इतना ही, तभी वो बोलता है हाँ इससे ज्यादा क्या, तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, कोई बात। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम बाहर जाके ये बोलो मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, इसी बात की वजह से बैग में पैसे उसका इस्तेमाल कर लेना, और मिलियन मैंने तुम्हारे अकाउंट पे भी ट्रांसफर किया हुआ है। ये सुनने के बाद ज्यादा गुस्सा आता है, उसे किस करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ अपना प्रेशियस टाइम स्पेंड किया, तुम मुझे इस तरह से डिच कर रहे हो। बहुत गुस्सा करके था नाइट स्पेंड करते, उसके बाद उसे छोड़ के चली जाती है। अब बेचारा शिनयान समझ नहीं पा रहा था, वो जगता है और उसके बाद उसको शातों की बातें याद आ रही थी। इसी बात की वजह से वो कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और बोलता है मेरी मदद करो। क्लब पे जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि जो भी हुआ है आप दोनों की कोई गलतफहमी होगी, बॉस एक बार बात कर लो, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसने उसका इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नाराज होना बनता था उसका। इसी बात की वजह से वो बोल रहा होता है मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कभी भी अपनी लाइफ में खुशियाँ डिजर्व नहीं करता, मैं हमेशा अकेले रहने के लिए बना हूँ। और तभी उसका असिस्टेंट से समझाता है कि टेंशन मत लो बॉस, भाभी ऐसी नहीं है और आपको एक बार बात कर लेनी चाहिए, आप एक मैन हो। लेकिन वो बात करने के लिए बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर साउथोंग आई होती है क्लब पे जिंग के साथ कुछ काम की वजह से, लेकिन यहाँ पर हमारे बंदे को ऐसा लग रहा था कि शाओतोंग उसके अलावा आप दुनिया भर के सारी मर्दों पे इंटरेस्ट दिखा रही है। अभी हमें दिखाया जाता है ये लोग उसे तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि जेंग था, लेकिन यहाँ पर उसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद वहाँ पर जो असिस्टेंट था उसको शिनयान ये बोलता है कि वो मेरी, लेकिन अगर वो किसी और के साथ खुश है तो मैं उसे कभी रोक नहीं सकता, ऐसा हो। वो उसे बेकी बेकी बात कर रहा था कि असिस्टेंट समझ नहीं पा रहा था एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। बाद में दोनों मिलकर जेन को भी अच्छी तरीके से सहारते, लेकिन बाद में पता चलता तो एक कार रेस में कॉम्पिटिशन करना चाहते थे, इसलिए उसने जेंग को बुलाया हुआ। बाद में जेंग उससे बोलता है कि तुम दोनों मियाँ बीबी के बीच की बातें मुझे बीच में मत लाया करो, और तभी वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद असिस्टेंट को शिनर बोलने लगता है कि वो मेरे दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ तो मैं इतना टेंशन में क्यों आता हूँ, वो अभी भी मेरे लड़ना पड़ेगा अगर उसको वापस लाने के लिए तो मैं तो तैयार हूँ, ऐसा वो बोलता है। असिस्टेंट सोच रहा होता है कि इंसान प्यार में पागल हो चुका है, ऐसे बेकी बेकी बातें कर रहा है। और उसके बाद अचानक से उसके पेट में पेन होने लगता है, जिस बात की असिस्टेंट कॉल करता है साउथों को, ये बोलने लगता है कि बॉस को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू हो रहा है तो प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। वो बोलते हैं क्या हो गया तुम्हारे बस को, तभी जब वो बोलता है कि जो कुछ तो हुआ है, उनके पेटों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ये जानने के बाद वो भाग के चली जाती है शिनन से मिलने के लिए। शिनन घर पे शाओतोंग के बारे में ही नोट्स पे लिख रहा था, एक लाइन अच्छी बात है दूसरी लाइन बुरी बात है, एक लाइन अच्छी बात है दूसरी लाइन बुरी बात है, ऐसे ही पैटर्नाइज लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर शाओतोंग जब मुझसे आवाज़ लगाती है तो अचानक से वो पेपर को फेंकता है, और उसके बाद उसकी प्यारी वाइफ से मिलने के लिए आई थी, इसीलिए उसका सारा अटेंशन उसकी वाइफ की तरफ जाता है। शाओतोंग बोलती क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। और तभी वो बोलती शाओतोंग को शिनयान बोलता है हमें तो ठीक। उसके बाद वहाँ पर आने के बाद वो उसके लिए खाने की चीजें बनाती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बड़े प्यार से वो खाने लगी। अपनी वाइफ का अटेंशन अच्छा तो लग ही रहा था, लेकिन ये दिखाया जाता है वापस उसे फोन पे लगती है और उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो, तभी वो बोलती है तुम खाना खाओ मैं तो। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है शाओतोंग जो थी वो बोलती है तुम कुछ लिख रहे थे ना, मुझे देखने दो, कुछ लिख रहे थे। वो बोलता है नहीं नहीं तुम नहीं देख सकती, लेकिन वहाँ पर जो पेपर फेंके हुए थे देखने के बाद उसे इतना गुस्सा आता है क्योंकि उसने सातों पूरा लिखा हुआ था कि वो गोल्ड डिगर है, उसे पैसों से प्यार करती है। बस इस उम्मीद में कोई ये सब कुछ लिखने के बाद अच्छा फील और सातों की याद तो नहीं पाया, इतना गुस्सा आता है उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। शिनयान सोचता है अब मुझे अपने बड़े भाई की मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को कॉल करके बोलता है मुझे आपकी मदद चाहिए। और हमें ये दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में शाओतोंग और जेन को उसका मालिक यानी कि उसका बॉस गैरेज हैंड ओवर करके वहाँ से चल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहीं पर लिली भी आती है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसी जैसी हरकतें कर रही थी बेकी दिमाग से पैदल वाली शाओतोंग और जेन इनफ थे, लेकिन वहाँ पर शिन आके सिचुएशन का हैंडल कर लेता है। और दिखाया जाता है शिनयान यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ हैंड ओवर करता है, और उसके बाद उसे शादी के लिए, क्योंकि उसने जिस हालतों में शादी की थी वो शाओतोंग के लिए फेयर बिल्कुल भी नहीं था, और अब वो जेन्युइनली शाओतोंग से बहुत प्यार करता था और वो उसे अपने पूरे इतना चाहता था। और तभी शाओतोंग कुछ बोल नहीं पाती, बस वो बोलती है कि
प्यार किसी सौदे का नाम नहीं होता। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, लिए या फिर लिए बगैर, कुछ एक्सपेक्टेशन किए बगैर ही प्यार करते हो बोलकर बोलती है कि तुम्हें दोबारा फिर से सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस बार शाओतोंग उसकी लाइफ में कोई बोझ बनना नहीं चाहती थी, ना ही कोई जिम्मेदारी बनना चाहती थी। भी शिनयान को समझ नहीं आ रहा था दिक्कत क्या है। वो अपने भाई को कॉल करके बोलता है, अभी भी भाई बोलता है पक्का प्रॉब्लम तुम्हारी शक्ल। शाओयान को बोलता है तुम्हारे में बिल्कुल प्रॉब्लम शक्ल पे होती तो तुम्हारे अंदर भी होगा। हमें पैरेलल दिखाया जाता है। शाओतोंग को कॉल करके बोलते कि अभी भी उसे रियलाइज नहीं हो रहा कि प्यार एक इमोशनल कनेक्शन होता है, कोई डील नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। और तभी वो उसे समझाती है कि उसने बहुत कुछ झेला है, उसे अभी भी अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं है। ऐसी बात है तो तुम्हें भी उसे एक बार कंसिडर करना चाहिए। एक काम करो ना, तुम दोनों वीकेंड वाला टाइम जहाँ पर शाओयान बड़े आराम से किचन में एक दूसरे की मदद होती है, वो शिनयान को उसके बचपन के बारे में बता रही थी। जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उसके फादर ने उसके लिए क्या क्या सोचा हुआ था, क्योंकि उनको पता था ट्विंस बच्चे हुए, लेकिन अब एक मरेगा, वो किसी को आइडिया था नहीं। और वो जो भी बीड्स वहाँ पर टूटा हुआ था, उस बीड्स में एक एक उसके 2 बच्चों का नाम लिखा हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि उसका एक बेटा मर गया है, लेकिन वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं उसका बेटा जिंदा हो या फिर वो वापस लौट आए। वो उसी के बारे में बोल रही होती है। और उसके बाद वो अपनी मॉम को सॉरी बोलता है। तभी मॉम बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हालातें हमारे बीच ऐसी हो गई थी। और उसके बाद वो एक हैंकरचिप दिखाती है जिसपे छोटा सा फिंगरप्रिंट था। और तभी हमें दिखाया जाता है, उसे पता चलता है जब वो पैदा हुआ था उस टाइम पे उसके पापा ने मेमोरी के तौर पर उसका हाथ का प्रिंट वहाँ पर लगाया हुआ था, जिसपे थोड़ा खून भी लगा हुआ था। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो मर चुका है तो उसके अलावा बाकी वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे, क्योंकि ज़्यादा कंस्पिरेसी हो गई थी। और तभी वो काफ़ी इमोशनल होता है। शाओयान हाथ उसका वे उस रुमाल पे रखती है और बोलता है, यंगर वर्जन तुम्हें हाई बोल रहा है, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए अपने पास्ट को बुलाकर, क्योंकि जो हुआ है उसका हम बदल। और ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर फेनी बहुत सारे खाने की डिशेस बनवा के लेके आती है, और जब उसको उसका देवर यानी कि शिनयान टेस्ट करता है तो उसके मुँह से निकलने वाला था। और तभी शाओतोंग उसको घूर के बोलती है कि बेइज्जती मत करवाओ। और उसके बाद उसके खुशी के लिए इतना खास बना नहीं था, फिर भी अच्छा बोल के खा लेते हैं। ऐसे ड्रामे का एंड होता है जहाँ पर शिनयान और शाओतोंग को एक दूसरे की अहमियत पता चलती है। शिनयान जो बचपन से एक बहम में रह रहा था, उसका मन का बहम खत्म होता है और एक हैप्पी एंडिंग ये ड्रामा खत्म होती है। आई होप आपको ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही और मजेदार से ड्रामे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।